कहानी की शुरुआत में हम दो बेस्ट फ्रेंड सोफी और जेनी को देखते हैं जो 1-2 हजार फीट ऊंचे टावर पर फंसे हुए थे। नीचे उतरने की हर कोशिश बेकार थी क्योंकि सीढ़ी टूटकर गिर चुकी थी। चारों ओर सुनसान रेगिस्तान फैला था और तो और वहां फोन का नेटवर्क भी नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये दोनों यहाँ कैसे और क्यों आए और आगे इनका क्या होने वाला है। यही जानने के लिए कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है जहाँ पर जेनी, उसके पति जेसन और उनकी दोस्त सोफी एक बड़े पहाड़ पर क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। इसलिए तीनों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। चढ़ाई के दौरान जेसन की नजर चट्टान में बनी एक छोटी सी केव पर पड़ती है। वो अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जैसे ही वहां हाथ डालता है जिससे उसका बैलेंस बिगड़कर वो रस्सी के सहारे नीचे लटक जाता है। सोफी और जेनी घबरा जाते हैं और उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन देखते ही देखते अचानक रस्सी टूट जाती है और उनकी आंखों के सामने ही जेसन गहरी खाई में गिरकर मारा जाता है। जेसन की मौत देखकर जेनी एकदम सदमे में चली जाती है। 1 साल बीत जाता है लेकिन वो अभी भी उस हादसे से उबर नहीं पाई थी। अकेलापन और दर्द उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था और शराब उसकी सबसे बड़ी साथी। जेनी की ये हालत देखकर उसके डैड जॉन परेशान रहते हैं। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन जेनी इतनी टूट चुकी थी कि उसे अब किसी की बातें सुनने तक का मन नहीं था। उस रात वो अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लेती है। तभी उसका फोन बजता है। दरअसल जेनी के डैड ने ही सोफी को भेजा था उसे समझाने के लिए। सोफी उसे बहुत समझाती है और उसका ध्यान बटाने के लिए उसे 1-2 हजार फीट ऊंचे पुराने टावर पर चढ़ने का सुझाव देती है। पहले तो जेनी मना कर देती है, लेकिन सोफी उसे समझाती है कि कभी कभी हमें लाइफ को मीनिंगफुल मोड़ देने के लिए एक बहाने की जरूरत होती है और शायद यही वो मौका है। अब इतना समझाने के बाद आखिरकार जेनी राजी हो जाती है। फिर अगले दिन दोनों अपने एडवेंचर भरे सफर के लिए निकल पड़ती हैं। रास्ते में जेनी सोफी के फोन में पुरानी तस्वीरें देखती हैं। एक फोटो में सोफी के कंधे पर किसी लड़के का हाथ दिखाई देता है, तो इस बारे में पूछने पर सोफी उसे बस एक फ्रेंड बताकर बात टाल देती है। इसी दौरान जेनी के डैड का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। अब रास्ते में दोनों एक होटल में रुकती हैं, जहां जेनी को पता चलता है कि सोफी एक यूट्यूबर है और क्लाइंबिंग व्लॉग्स बनाकर वो काफी डॉलर्स कमाती है। अब दोनों टावर के बारे में वहां के वेटर से पूछती हैं, तो वेटर टावर की ओर इशारा करके कहती है कि यही तो है वो टावर, यहाँ से कुछ ही मील की दूरी पर है, लेकिन कुछ हफ्तों में इसे तोड़ दिया जाएगा। इसके बाद अगली सुबह दोनों अपना सफर फिर से शुरू करती हैं। सोफी अपना ब्लॉगिंग कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है, पर इसी दौरान उनका ध्यान भटकने से एक बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचता है। कुछ देर बाद वो आखिरकार उस सुनसान जगह पर पहुंच जाती हैं, जहां से टावर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन वहां पहुंचने से पहले उन्हें एक ताले से बंद गेट मिलता है, जिस पर चेतावनी बोर्ड भी लगा था। गेट बंद होने की वजह से उन्हें गाड़ी वहीं छोड़नी पड़ती है और दोनों पैदल ही आगे बढ़ती हैं। चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान और सुनसान इलाका था। कुछ आगे बढ़ने पर उन्हें रास्ते में एक मरा हुआ जानवर दिखाई देता है, जिस पर गिद्ध टूट पड़े थे। सोफी उसकी फोटो खींचकर इंस्टाग्राम पर डाल देती है और कुछ ही देर में वो फोटो वायरल भी होने लगती है। इसके बाद जैसे ही वो टावर के पास पहुंचती है तो जेनी इतनी ऊंचाई देखकर डर जाती है। वो सोफी से कहती है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मेरे हाथ पैर कांपने लगे हैं। तो सोफी यहाँ उसे मोटिवेट करती है, क्या तुम्हें पता है जेसन के मरने के बाद मुझे अपनी परछाई से भी डर लगने लगा था, लेकिन मैंने अपने डर को हराया और अब तुम्हें भी यही करना होगा। अब टावर बहुत पुराना और कमजोर हो चुका था, इसलिए दोनों सेफ्टी रोप के सहारे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं और चढ़ाई शुरू कर देती हैं। सोफी आगे थी और जेनी पीछे, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते जाते हैं तो टावर हिलने लगता है। सीढ़ियों पर जंग लगी थी और कई स्टेप्स तो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे, लेकिन सोफी बिना रुके आगे बढ़ती गई। जेनी भी हिम्मत करके चढ़ रही थी, लेकिन अचानक एक स्टेप को पकड़ते ही वो टूट जाता है, पर वो बाल बाल बचती है, लेकिन इससे वो बुरी तरह डर जाती है। सोफी उसे फिर से हिम्मत देती है कि अगर ये टूटा है तो आगे और भी टूट सकता है, इसलिए हमें संभल कर बढ़ना होगा। अब जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रही थी, टावर की हालत और खराब होती जा रही थी। कई नट बोल्ट ढीले पड़ चुके थे क्योंकि टावर बेहद पुराना था। जब वो लगभग 1000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचती हैं, तो दोनों कुछ देर रुककर पानी पीती हैं। यहाँ से नीचे जमीन पर सब कुछ बहुत छोटा दिख रहा था, जैसे कोई खिलौनों की दुनिया हो। इसके बाद देखते हैं कि दोनों अब 1800 फीट की चढ़ाई पूरी कर चुकी थी, लेकिन अब बचे हुए 200 फीट उन्हें बाहर की सीढ़ियों से चढ़ना था। हवा बहुत तेज चल रही थी और इतनी ऊंचाई पर संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। जेनी अब और आगे जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन सोफी ने पहले ही चढ़ना शुरू कर दिया था, इसलिए जेनी के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। बाहर की सीढ़ियां और भी ज्यादा कमजोर थीं, क्योंकि वो हर मौसम की मार झेल चुकी थी। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ती गईं, टावर और भी ज्यादा खतरनाक होता गया। अब उन्हें डिश एरिया पार करना था, लेकिन सोफी हंसते हंसते इसे भी पार कर गई। फिर उसने जेनी की भी मदद की, लेकिन जेनी अब भी डरी हुई थी, क्योंकि सोफी उसे मजाक में
डराने के लिए सीढ़ी हिलाने लगती है, जिससे नट बोल्ट और भी ज्यादा ढीले हो जाते हैं। तभी एक बोल्ट टूटकर नीचे गिर भी जाता है, पर दोनों को इसका अंदाजा नहीं था। वो किसी भी तरह से आखिरकार टावर के टॉप पर पहुंच जाती है, लेकिन ऊपर पहुंचते ही एक और बोल्ट गिर जाता है और अब टावर की हालत और भी नाजुक हो चुकी थी। टावर के टॉप पर पहुंचकर दोनों खुशी से झूम उठती है। सोफी फिर से अपना ब्लॉग रिकॉर्ड करना शुरू करती है और वीडियो में बेहतरीन शॉट्स लेने के लिए ड्रोन कैमरा ऑन कर देती है। अपने व्यूअर्स को और रोमांचक कंटेंट देने के लिए वो जेनी को ड्रोन का रिमोट पकड़ाकर टावर के किनारे सिर्फ एक हाथ के सहारे लटक जाती है। जेनी ये सब देखकर मना कर रही थी, पर सोफी तो फुल एडवेंचर मूड में थी। शॉट लेने के बाद वो जेनी से भी वही पोज देने के लिए कहती है। जेनी पहले इनकार करती है, जिस पर सोफी कहती है ये तुम्हारे डर को भगाने का सबसे अच्छा मौका है, और सोफी का हाथ पकड़कर वही स्टंट करती है। सोफी उसकी सेल्फी लेने लगती है और कुछ ही सेकंड बाद जेनी सुरक्षित वापस ऊपर आ जाती है। अब जेनी अपने हस्बैंड जेसन की अस्थियां लेकर आई थी और दोनों जेसन को याद करते हुए उसकी अस्थियां वहीं विसर्जित कर देती हैं। इस पल में दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं और जेसन को बहुत मिस करते हैं। थोड़ी देर बाद वो तय करती हैं कि अब वापस नीचे उतरना चाहिए, तो दोनों अपने सेफ्टी रोप को खुद से कनेक्ट करती हैं और जेनी सबसे पहले नीचे उतरना शुरू करती है। लेकिन जैसे ही वो पहला कदम रखती है तो सीढ़ी के बचे हुए बोल्ट भी खुल जाते हैं और पूरा स्ट्रक्चर नीचे गिर जाता है, लेकिन जेनी रोप के सहारे लटक कर बच जाती है। सोफी ये देखकर बुरी तरह डर जाती है, लेकिन किसी तरह उसे खींचकर वापस ऊपर ले आती है। मौत के मुंह से बचने के बाद जेनी डर के मारे रोने लगती है, पर अगले ही पल दोनों जोर से हंसने लगती हैं, क्योंकि ये मोमेंट उनके लिए बहुत ही एडवेंचर था। लेकिन अब जैसे ही वो नीचे देखते हैं तो उन्हें नजर आती है कि सीढ़ी पूरी तरह टूट चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल था कि वो नीचे कैसे उतरेंगी। दोनों परेशान होकर अपने अपने फोन चेक करती हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर नेटवर्क नहीं था। तभी उन्हें एक इमरजेंसी बॉक्स दिखाई देता है, जिसे खोलने पर उन्हें सिर्फ एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलती है। और अब एक और बड़ा झटका, उनका बैग जो नीचे जाकर टावर की डिश पर अटक चुका था, जिसमें पानी भी था। ये देखकर जेनी सोफी पर बुरी तरह भड़क जाती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब हम यहाँ प्यास से मर जाएंगे। सोफी उसे शांत करते हुए कहती है कि हो सकता है सीढ़ी गिरने की आवाज सुनकर किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया होगा। पुलिस हमारी मदद के लिए आती ही होगी, बस हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। तभी सोफी नोटिस करती है कि गिरने की वजह से जेनी के पैर पर चोट लगी है, तो ब्लड रोकने के लिए सोफी उसकी चोट पर अपनी शर्ट बांध देती है। अब दोनों मदद के लिए इंतजार करने लगे। अब 5 घंटे बीत चुके थे, लेकिन उनके लिए कोई भी मदद अब तक नहीं पहुंची थी। फिर सोफी अपना फोन चेक करती है तो उसने जो मरे हुए जानवर की फोटो अपलोड की थी, उससे उन्हें एक आइडिया आता है। वो अपने फोन पर एक हेल्प मैसेज टाइप करके फोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटकाने लगती है, ये सोचकर कि शायद नीचे ले जाने पर फोन में सिग्नल आ जाएगा और उनकी पोस्ट अपलोड हो जाएगी। पर ऐसा करते हुए उनकी रस्सी सिर्फ कुछ ही फीट की थी, इसलिए फोन नीचे ले जाने के लिए सोफी थोड़ा नीचे लटक कर भी ट्राई करती है, लेकिन उसकी ये कोशिश भी नाकाम हो जाती है। तभी जेनी को एक आइडिया आता है, अगर नीचे पूरी तरह सिग्नल होगा तो क्यों ना फोन को किसी तरह नीचे फेंक दिया जाए। सोफी को भी ये आइडिया सही लगता है, तो वो अपना जूता उतार कर उसके अंदर फोन को अच्छे से रखती है, जिसके बाद दोनों उसे नीचे गिरा देती हैं। फोन नीचे तो चला जाता है, लेकिन दूरबीन से देखने पर भी उन्हें ये नहीं दिखता कि फोन सही से गिरा है या टूट गया है। तभी जेनी नोटिस करती है कि सोफी के पैर पर 143 का टैटू बना हुआ है। तभी नीचे एक आदमी अपने डॉग के साथ दिखाई देता है, तो दोनों जोर जोर से आवाज लगाने लगती हैं, लेकिन ऊंचाई ज्यादा होने के कारण उनकी आवाज उस तक नहीं पहुंच पाती। उसी समय सोफी का फोन भी नीचे गिरकर टूट चुका था। जेनी संकेत देने के लिए अपना एक जूता निकालकर नीचे फेंकती है और वो उस आदमी के पास पहुंच भी जाता है, लेकिन वो इसे किसी और का जूता समझकर वापस फेंक देता है और अपने डॉग के साथ वहां से चला जाता है। जेनी जल्दी से फ्लेयर गन चलाने वाली थी, लेकिन सोफी उसे रोककर कहती है कि दिन में फ्लेयर गन चलाने से शायद किसी को नजर भी ना आए, इसे हमें रात होने पर इस्तेमाल करना होगा। तभी उन्हें सामने एक गाड़ी दिखती है, जिसमें एक आदमी बैठा हुआ था। उनके पास अब सिर्फ एक आखिरी प्लान बचा था, रात होते ही फ्लेयर गन चलाना। इसके बाद रात होते ही दोनों फ्लेयर गन चला देती हैं, जिससे वो दोनों आदमी उन्हें देख लेते हैं। अब यहाँ सोफी नोटिस करती है कि वो दोनों आदमी इनकी कार के पास आ रही हैं, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं कि अब उन्हें मदद मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही वो लोग गाड़ी के पास पहुंचते हैं, वो मदद करने के बजाय उनकी कार ही चुराकर वहां से भागने लगते हैं। ये देखकर जेनी और सोफी जोर जोर से चिल्लाती हैं, पर इस वीरान जगह में उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। अब इनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी, जिससे उनका हौसला टूटने लगा था। अंधेरा होते ही टावर की सिग्नल लाइट जलने लगती है। दोनों को बहुत नींद भी आ रही थी, लेकिन यहाँ सोने का मतलब था यहाँ से नीचे गिरकर खत्म हो जाना, इसलिए वो एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। इस बीच जेनी सोफी के टैटू के बारे में पूछ ही लेती है। इस पर सोफी थोड़ा झिझकते हुए बताती है, तुम्हारे हस्बैंड जेसन के साथ मेरा 7 महीने का अफेयर था और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी।
मुझे पता था कि तुम्हें ये जानकर बहुत दुख होगा, इसलिए मैंने जेसन के मरने के बाद भी तुम्हें कभी नहीं बताया। मैं उसे पसंद करने लगी थी क्योंकि वो दूसरों से बहुत अलग था, लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हो गया कि मैं उसे तुमसे ज्यादा कभी प्यार नहीं कर सकती थी। जेनी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो अपनी फ्रेंड पर बहुत नाराज भी होती है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी इस डरावने माहौल में। अब तक यहाँ पर बिना कुछ खाए पिए दोनों को 24 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। सोफी तय करती है कि किसी तरह नीचे जाकर अपना बैग ऊपर ले आएगी और वो रस्सी को टावर से बांधती है और धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है, लेकिन रस्सी छोटी होने के कारण अभी भी वो बैग तक नहीं पहुंच पाती। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो टावर से लटकते हुए किसी तरह डिश तक जंप लगा देती है और वहां पहुंचते ही सबसे पहले वो पानी पीती है। लेकिन अब उसके सामने एक और चुनौती थी, ऊपर जाने का। पर किसी तरह संभलते हुए वो अपने बैग को रस्सी से लटका देती है और फिर हिम्मत करके जंप लगाकर वो खुद भी रस्सी से लटक जाती है। इसके बाद जेनी उसे ऊपर खींचने की पूरी कोशिश करती है और सोफी भी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी, लेकिन बस ऊपर तक पहुंचने ही वाली थी कि अचानक जेनी के हाथ से रस्सी फिसल जाती है और सोफी तेजी से नीचे गिरने लगती है। ये देखकर जेनी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और सदमे में चली जाती है, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह जेसन भी गिरा था। लेकिन फिर जैसे ही नीचे देखती है तो वहाँ सोफी अभी भी रस्सी पर लटकी हुई थी, लेकिन उसके हाथों पर गहरे घाव हो गए थे, जिससे अब वो खुद ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं कर सकती थी। इसके बाद जेनी पूरी ताकत लगाकर बहुत मुश्किल से रस्सी खींचते हुए सोफी को आखिरकार ऊपर ले आती है। फिर जेनी पानी पीती है और थोड़ी देर बाद एक नोट लिखकर उसे ड्रोन में फंसा देती है और दोनों उसे उड़ाकर पास के होटल तक भेजने की कोशिश करती हैं, जहां वो आते वक्त रुकी थी। उनके चेहरे पर उम्मीद की झलक थी, लेकिन कुछ ही दूर जाते ही ड्रोन की बैटरी खत्म होने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो गिर जाए वो ड्रोन को वापस ले आती है। ये उनका आखिरी तरीका था, लेकिन इसमें भी वो नाकामयाब हो गए। जेनी एकदम टूट जाती है और रोते हुए कहती है, अब हमारा क्या होगा, शायद हम नहीं मर जाएंगे। लेकिन सोफी उसे होप देती है कि ऐसा मत सोचो, हमें बचने का रास्ता जरूर मिलेगा। अब रात के समय जेनी को एक डरावना सपना आता है, जिसमें वो देखती है कि सोफी यहाँ मर चुकी है और गिद्ध उसकी बॉडी को बुरी तरह खा रही है। डर के मारे वो हड़बड़ाकर उठती है और राहत की सांस लेती है कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था। अगली सुबह जेनी को एक नया आइडिया आता है, टावर की लाइट से ड्रोन को चार्ज करने का। सोफी चढ़ने में माहिर थी, लेकिन उसके हाथों में चोट थे, इसलिए जेनी खुद हिम्मत जुटाकर टावर के पोल पर चढ़ जाती है और बहुत होशियारी से लाइट खोलकर चार्जर को प्लग में लगा देती है। लेकिन प्लग लूज था, जिससे बैटरी चार्ज होने तक उसे वहीं लगती रहना पड़ता है। समय बीतने के साथ जेनी के हाथ कमजोर होने लगते हैं, लेकिन उस बीच एक गिद्ध आकर उस पर हमला करने लगता है। वो खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस दौरान बैग उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है, पर किसी तरह वो खुद को संभालती है और जब ड्रोन की बैटरी पूरी तरह चार्ज हो जाती है तो वो नीचे आ जाती है। अब उनके पास आखिरी मौका था ड्रोन को उड़ाकर होटल तक मैसेज पहुंचाने का। उनकी उम्मीदें फिर से जाग उठती हैं कि अब उन्हें जरूर मदद मिल जाएगी। लेकिन जब ड्रोन होटल तक पहुंचने ही वाला था, तभी उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है, जिससे वो टूटकर कैमरे से सिग्नल कट जाते हैं। ये देखकर दोनों पूरी तरह टूट जाती हैं, क्योंकि उनकी आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी थी। फिर आगे देखते हैं कि शाम होने को आई है और उनके बिल्कुल सामने एक बड़ा तूफान नजर आ रहा था, जो बहुत जल्द उनके ऊपर आने वाला है। जेनी को बहुत तेज नींद भी आ रही थी, लेकिन सोफी उसे सोने से मना करती है, क्योंकि उसके सोते ही पैर के जख्म की वजह से गिद्ध आकर उस पर हमला करने लगेंगे। जेनी सोफी से उसका दूसरा जूता मांगती है ताकि उसमें फोन रखकर नीचे फेंक सके, लेकिन सोफी जवाब देती है, मेरा जूता तुम्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि वो नीचे डिश पर गिर चुका है। असल में जब जेनी सोफी को नीचे डिश से ऊपर खींच रही थी, तभी हाथ फिसलने की वजह से सोफी गिर गई थी और उसकी वहीं मौत हो गई थी। ये सुनकर जेनी एकदम शॉक सी हो जाती है और उसे एहसास होता है कि सोफी के साथ उसकी बातचीत सिर्फ उसके दिमाग का भ्रम थी और उस समय से लेकर अब तक जेनी अकेले सरवाइव कर रही थी। जेनी फूट फूट कर रोती है, क्योंकि सोफी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन अब जेनी को जीना था। रात में वो अपने डैड के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है। वो दूसरी ओर उसके डैड भी बहुत टेंशन में थे, ये सोचकर कि उनकी बेटी कहाँ चली गई होगी। फिर अगली सुबह जेनी जब नींद में थी, तभी एक गिद्ध आकर उसके जख्म से मांस नोचने की कोशिश करता है। पर उस गिद्ध को पकड़ लेती है, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी और अपनी भूख मिटाने के लिए उसे मारकर खा लेती है। अब उसकी ताकत लौट आई थी, तो वो रस्सी के सहारे बहुत केयरफुली नीचे डिश पर धीरे धीरे उतर जाती है, जहाँ सोफी की डेड बॉडी पड़ी थी। वहाँ पहुंचकर वो अपने डैड के लिए एक मैसेज टाइप करती है कि मैं इस टावर पर फंसी हूँ। अब यहाँ पर नेटवर्क तो नहीं था, इसलिए वो अपने फोन को सोफी के जूते में डालती है, लेकिन इससे भी फोन टूटने का खतरा था, इसलिए न चाहते हुए भी जूते समेत फोन को सोफी की बॉडी में डाल देती है और फिर उसकी डेड बॉडी नीचे गिरा देती है। इसके बाद रात का समय देखते हैं, जहाँ उसके डैड को मैसेज मिल जाता है और बिना देर किए वो पुलिस को उस लोकेशन पर भेज देते हैं। फिर
जैसे ही वो उस टावर तक पहुंचते हैं तो देखते हैं पुलिस एक लाश को कवर कर रहे थे। ये देखकर उन्हें लग रहा था कि ये उनकी बेटी की लाश है। तभी जेनी अपने डैड को पुकारती हुई उनके पास आती है, जिसे पुलिस ने बचा लिया था। वो अपने डैड के गले लगकर बहुत रोती है और कहती हैं, आप हमेशा मेरे लिए सही थे। अपनी बेटी को जिंदा देखकर उसके डैड भी बहुत खुश होते हैं और उसे घर ले जाने लगते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।